नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव। आज रॉक्स में ही अगला चैप्टर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के द्वारा। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स, और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, ताकि लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो भी आप कर सकें और हमें ये पता चले कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। प्लीज़, whether you like it or not, please go through the video and respond to the question that I have given in the last of this video, in the end of this video. Okay? बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स मेरे ख्याल से आपने कई दफ़े कई ऐसी शैलें देखी होंगी जिनमें परतें क्लियर दिखने में आ रही है, एक परत दूसरी परत। कई दफ़े तो आप उनको हाथ से भी परत दर परत उतार पाते हैं। जैसे कोई अपने बर्फ़ी की परतें उतरती है, मिठाई बर्फ़ी होती है तो उसकी परत उतारते हैं ना, ऐसे ही। तो सेडिमेंट्री रॉक्स पृथ्वी पर ऐसे रॉक्स हैं जो परत के द्वारा बने हुए हैं, परतों में। मतलब अब धरातल का जो 75% भाग है वो इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स से ही निर्मित है, और जो 25% भाग है वो आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना हुआ है। तो भूपटल के जो क्षैतिज विस्तार में अवसादी शैलों का ही अधिक योग है, किंतु ये जो शैलें हैं ये भूपटल के केवल ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। किंतु ये शैलें भूपटल के केवल ऊपरी भाग में पाई जाती है, और नीचे जो गहराई में अधिक सघन कौन सी शैल पाई जाती है? आग्नेय एवं कायांतरित शैलें, ये ज़्यादा पाई जाती है। तो वास्तव में जो भूपृष्ठ का जो निर्माण है वो 95% योग आग्नेय एवं कायांतरित शैलों और एवं 5% अवसादी शैलों का है। अब मैं आपको परिभाषित रूप में सेडिमेंट्री रॉक्स है क्या, बच्चों आपको मैं बताऊं कि लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से अवसादी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसकी? अवसादी शब्द की। इसका जो अर्थ है वो होता है नीचे बैठना, सेडिमेंट, नीचे बैठना। शैल पदार्थों के एकत्रित होकर परतों के रूप में जमा होने से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। वॉरचेस्टर महोदय ने भी कहा है कि अवसादी शैलें प्राचीन शैलों व खनिजों के अवसादों के परत के रूप में संगठित होने से बनी हैं। ठीक है, आपकी ये यहाँ पर मैंने स्लाइड में भी बताने की कोशिश की है कि परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों सेडिमेंट्स के समूहन के फलस्वरूप होती है। नदी, वायु, हिमनद चट्टानों के मग्न अंशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और चट्टानों को ये टुकड़े नीची जगह में, खासकर समुद्र के किनारे या किसी झील में जाकर जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इन भग्न चट्टानों की तह पर तह जमती जाती है और चट्टानों के कणों के बीच संयोजक अर्थात जोड़ने वाले पदार्थों यानी कि सीमेंटिंग मटेरियल्स के एकत्रित होने से वे परस्पर जुड़ जाते हैं, और ये जोड़ने वाले पदार्थ सिलिका, चिकनी मिट्टी, लोम, नमक, अभ्रक, कार्बोनेट्स ये हैं जो पानी में छनकर तलछट के कणों के बीच जमा होते हैं। निचली तहों पर ऊपरी तहों का दबाव तथा बोझ रहता है, और इस कारण से भी ये भग्न चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को हम सेडिमेंट्री यानी कि तलछटी इसलिए कहते हैं कि वे प्राय पानी में जमे हुए तलछट सेडिमेंट से बनती हैं, और इसका उदाहरण मध्य भारत स्थित विंध्यन पर्वत में पाए जाते हैं। आप गए कभी साउथ, तो वहाँ के जो विंध्यन पर्वत के जो पहाड़ हैं उनमें आप देखेंगे इस तरह की सेडिमेंटेशन, जहाँ हजारों फीट
मॉडरेट उच्चा भाग है और इनमें परतदार स्ट्रैटिफाइड चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें तहें अथवा परतें स्ट्रेटास के रूप में होती हैं। इस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण बालू पत्थर, सैंडस्टोन, शेल, कॉग्लोमेरेंट, इस तरह के हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये स्ट्रेटास के रूप में जमती जाती हैं। बच्चों, अवसादी शैलों का फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी जो स्लाइड है उसमें भी आप देख लीजिए, वेदरिंग से, डेपोजिशन से, सीमेंटेशन, इरोजन से, कंपैक्शन से फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है सैंडस्टोन बन जाता है। वेरी नाइस स्लाइड है ये, है ना। परतदार चट्टानों के प्रकार। परतदार चट्टानों के प्रकार जो है वो मैंने एक क्लासिफिकेशन किया है। वैसे तो अवसादी शैलों का वर्गीकरण ज़्यादातर निर्माण में प्रयुक्त अवसादों के अनुसार होता है ना, और कभी कभी निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार भी होता है। तो जो बेसिक है वो मैं आपको बताती हूँ कि जलज चट्टानें बनती है एक तो, जो कि समुद्र जल और सरोवर से और नदी से। जलीय जो आर्गिलेशियस या एक्विस रॉक्स है, इनमें क्या होता है, जल प्रमुख होता है, जल का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और स्थल पर नदी, भूमिगत जल एवं झीलों के रूप में जल का विस्तार पाया जाता है। सागरों के तट पर भी जल का कार्य बहुत व्यापक होता है। तो इस प्रकार इनमें हम नदीय शैलें, सरोवरी शैलें और सागरीय शैलें, है ना। तो सागरीय शैलें, समुद्री शैलें, सागरीय जल दो प्रकार के पदार्थ निक्षेपित करते हैं। आपको पता ही है कि स्थल में से लाए गए जो पदार्थ होते हैं वो स्थलजात पदार्थ गहरे सागर में निक्षेपित सागरीय पदार्थ हो जाते हैं, है ना, पेलाजिक के रूप में। स्थलजात पदार्थ सागर में कम गहराई पर नदियों, वायु, हिमानी लहरों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। प्राय इन पदार्थों का निक्षेप महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है। सागरों के तल में या अधिक गहराई पर ज्वालामुखी विस्फोटों से धूल, राख, ओजोन आदि एकत्रित होते जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो दूसरा है सरोवरी लुकास्ट्रिन रॉक्स, जिनको बोलते हैं सरोवर के जो झीलों में गिरने वाली नदियाँ सैकड़ों टन मिट्टी अपने साथ लाती हैं। किसके द्वारा? निक्षेपण के द्वारा। और कालांतर में झील का जो तल छट है उसके ऊपर जमा करती जाती है। फिर धीरे धीरे झील का जल सूखने लगता है और वाष्पीकृत होने लगता है। तो इससे क्या होने लगती है? वो अवसादी शैलें निर्मित होने लगती है। एक और है नदी द्वारा। तो नदियाँ, रिवराइन रॉक्स जिनको हम बोलते हैं, नदियाँ अपने तल एवं पार्श्वों पर शैलों का अपर्दन करके पदार्थ को उठाने, परिवहन एवं जमा करने का कार्य करती है। आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। पर्वतों की तलहटी, मैदान एवं डेल्टाई खंडों में ये कंकड़, पत्थर, गोलाश्म, रेत, चीका, मृतिका, इस तरह के जो हैं इन अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। तो ये थी जलज चट्टानें। अब आती हम वायु शैल, एओलाइन रॉक्स। बच्चों, एओलाइन रॉक्स में जो है वायु मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। उष्ण और शुष्क प्रदेश जो है वहाँ शैलों का यांत्रिक अपक्षय होने से शैलें ढीली पड़ जाती है और वायु शैल कणों को उड़ाकर अन्यत्र ले जाती है। इन सूक्ष्म कणों का जमाव परतों के रूप में नहीं होता है। फिर लॉयस इसका एग्जाम्पल है, अत्यधिक असंगठित और सरंध्र होती है। फिर आपने देखा लॉयस है, बारखेंस हैं, है ना, अर्ग है, बालू पहाड़ी है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब यहाँ पर वायु इम्पॉर्टेंट होती है। एक और है हिमानी निर्मित चट्टानें, जिनको हम बोलते हैं हिमानी शैल, ग्लेशियल रॉक्स। हिमानियाँ विशाल शिलाखंडों, कंकड़, पत्थर, गोलाश्म, बजरी, ये सब अपने साथ असंगठित पदार्थों को लेकर के निक्षेप करती हुई हिमोड़ों, जो मोरेन्स होती है, उनके रूप में करती जाती है और धीरे धीरे इनके ऊपर लेयर्स जमता जाता है और इस तरह से अवसादी शैलों का निर्माण होता है।
तो ये देखिए आप एग्जाम्पल्स ऑफ सम क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। इसमें आपको कॉग्लोमरेंट है, शेशिया है, सैंडस्टोन है, सिलिकेट सिल्टस्टोन है, शेल है। और ऐसे ही इनका जो प्रेशर से बनने वाले जो रॉक्स हैं, सीमेंटेशन, कंपैक्शन और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, उनका चूरा होता जाता है और इस तरह से वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते जाते हैं। अब परतदार चट्टानों की मुख्य विशेषताएं क्या होती है बच्चों? मैंने ये परतें यहाँ लिखी है, विशेषताएं लिखी है, और यही मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये शैलें परतों में होती हैं और परतें क्षैतिज अथवा तिरछी भी हो सकती है। इनमें जैविक, अजैविक यानी कि जीवावशेष फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। अनेक प्रकार के छोटे बड़े असंगठित कणों से निर्मित होने के कारण ये शैलें अधिकतर पोरस होती हैं, सरंधी, है ना, पानी आराम से इसके अंदर जा पाता है। और इनमें रवे क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें जीवावशेष फॉसिल्स पाए जाते हैं। कोमल होने के कारण इन शैलों का अपक्षय एवं अपरदन सरलतापूर्वक हो जाता है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह। अवसादी शैलें क्षैतिज परतों के रूप में कम पाई जाती हैं। इन शैलों का तनाव, संपीड़न आदि अंतर्जात बलों का अधिक प्रभाव पड़ता है और इनमें सरलता से वलन भी पड़ते हैं। इन शैलों के लंबवत विस्तार की अपेक्षा क्षेत्रीय विस्तार इनमें ज़्यादा होता है। इन शैलों की संरचना में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इनका निर्माण मुख्यतः अपरदन के साधनों जैसे जल, हिम और पवन के द्वारा होता है। आपने देखा होगा इग्नियस रॉक्स तो स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि वो अच्छे उस केमिकल्स, ग्रेफाइट वगैरह से मिलकर के बनती हैं जो ठोस होती जाती है, और अवसादी शैलें थोड़ी कमज़ोर होती है जिसके कारण इनमें फॉल्ट्स ईजिली बन जाते हैं। समझ आया क्या आपको? आई होप मेरी जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लास हुई है आप लोगों को समझ आई होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि अवसादी जो शैलें हैं इनका आर्थिक महत्व भी होता है। आर्थिक महत्व अवसादी शैलों का कैसा होता है कि ये कोयला जैसे कि पीट, लिग्नाइट इनमें पाया जाता है ना। आपको पता ही है कि सबसे पुराने रॉक्स कौन से होते हैं? कोल, है ना, पीट और लिग्नाइट। फिर अवसादी शैलों में वनस्पति जीवाणुओं के सड़ने से क्या होता है? कालांतर में पेट्रोलियम पदार्थों की जैसे बेंजीन, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, पैराफिन, तारकोल आदि ये पदार्थों के रूप में भी प्राप्त हो सकता है इसमें से, है ना। बालू का पत्थर व चूना पत्थर में के तेज भंडार पाए जाते हैं। अवसादी शैलों में भूमिगत जल धरातल के निकट ही प्राप्त होता है और बालू का पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका आदि पदार्थ भवन निर्माण के लिए काम में लिए जाते हैं, है ना, वो भी अवसादी शैलों से ही होते हैं। अवसादी शैलों की ऊपरी परतों में उर्वर, दोमट तथा जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी अगली इम्पोर्टेंस है इसकी कि अवसादी शैलों में कोयले, पेट्रोलियम के अपवाद सहित महत्वपूर्ण खनिजों का प्राय अभाव ही रहता है। उत्तरी चीन में लॉयस प्रदेश में मिट्टियों को काटकर भूगृह, मकान आदि निर्मित किए गए हैं। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स इकोनॉमिकली भी हमें बहुत ही काम के हैं, तो हमारी मदद करते हैं। तो इस क्लास में हमने इतना पढ़ा है। अब अगली क्लास में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित शैलों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे और मुझसे जो भी कोई आप जानकारी लेना चाहेंगे अपने लेसन से संबंधित, आई एम रेडी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें और थम्स अप का निशान डालें, लाइक करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को पढ़ सकें। और थैंक यू।